हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आपके काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं उसी सीक्वेंस में हम आज कवर करने वाले हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और वी कैन से कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत से लोग इसको कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, बहुत से इसको कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो गाइज इससे पहले हम लोगों ने अभी तक वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन और सोडालाइम रिएक्शन हम लोगों ने कवर किए। आई होप कि आपने वो वीडियो सारी देखी होगी, आपने उन सारे क्वेश्चंस को लगाए होंगे, प्रैक्टिस अच्छी खासी की होगी। ठीक है, ये जो वीडियो है वो आपके जी मेंस, आपके एडवांस, आपके नीट और आपके बोर्ड एग्जाम सबको टारगेट करके बनाई गई है। तो आपको यहाँ पे एक सिंगल डेस्टिनेशन पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, दैट इज कॉल्ड कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो गाइस कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वहां से अपन स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हर एक वीडियो में करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, वो कुछ कुछ सिमिलर से आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे हमने सोडालाइम रिएक्शन में किया था। सोडालाइम रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था। उस कार्बोक्सिलिक एसिड की हम लोगों ने रिएक्शन करवाई थी किसके साथ, NaOH के साथ और CaO के साथ। लेकिन वहां पे CaO जो था वो बेटर हैंडलिंग के लिए यूज होता था, तो मेनली वहां पे यूज होने वाली चीज क्या थी, RCOH और NaOH। तो अगर आप RCOH और NaOH की रिएक्शन करवा रहे थे वहां पे, तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलकर RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव और H2O का फॉर्मेशन कर रहे थे। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था और फाइनली आपको वहां पे H2O मिल रहा था। इतना पार्ट तो वहां पे सेम था, जो पार्ट हम ये कर चुके हैं, ये पार्ट हम ऑलरेडी हमने ये पार्ट डिस्कस कर लिया था सोडालाइम में। बट यहाँ पे कुछ नया है, वो ये वाला पार्ट है। इसको हम बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। दैट मींस कि एसिड और बेस ने जो रिएक्शन की, उस रिएक्शन के बाद आपको वहां पे सोल्ट मिला और H2 मिला। अब ये जो पूरा सॉल्यूशन है सोल्ट और H2 का, इस सॉल्यूशन को आपको करवाना है इलेक्ट्रोलाइसिस। और उस इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आप देख रहे हो कि आपको वहां पे मिलता है RR प्लस CO2 प्लस H2। तो RR प्लस CO2 प्लस H2 जो आपको मिला, उसमें से कौन कहां पे मिला, उसके लिए आपको एनोड और कैथोड पता होना चाहिए। तो गाइज हम लोगों ने बहुत पहले बचपन में 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, जहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट, एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लोहे के चम्मच पे चांदी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे डिस्कस की थी। तो हल्का सा आपको मैं उसको मेमोराइज करवाऊंगा, क्योंकि आज वो यहाँ पे काम आने वाला है और आपको वो याद भी होगा। तो कुछ पुरानी वाली यादें जो है उसको आज हम तरोताजा करेंगे और देखेंगे कि कैसा वहां पे एनोड पे रिएक्शंस होते हैं और कैथोड पे रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन में आपको जो RR और CO2 मिलता है गाइज, वो आपको एनोड पे मिलता है और आपको जो H2 मिलता है वो आपको कैथोड पे मिलता है। अब मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा की तरह एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे AK-47, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट, हम थोड़े छोटे छोटे हथियार तैयार करते हैं और उसके बाद हम आते हैं सीधा मैकेनिज्म पे। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे चीजें मेन जो है, एक तो हमारे पास ये है कि हमारे पास RCO नेगेटिव, Na पॉजिटिव और H2 है। इस पूरे का मैं करवाना इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एक तो मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पता होना चाहिए और एक मुझे ये आयंस जो है RCO नेगेटिव, Na पॉजिटिव और H2, इनमें से कौन आयन किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ये मुझे पता होना चाहिए। तो पहले हमारे पास ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितना आयन है। तो आप रिएक्शन हमने जब करवाई थी तो उस रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि RCO नेगेटिव, Na पॉजिटिव और H2। अब उसमें से H प्लस और OH माइनस, H2 जो डिसोशिएट होकर H प्लस और OH माइनस दो आयन दे सकता है और RCO नेगेटिव, Na पॉजिटिव तो ऑलरेडी एक आयनिक कंपाउंड है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दो आयन उसके पास है। टोटल हमारे पास टोटल 4 आयन हो चुके हैं। अब गाइस जो 4 आयन हुए, उन 4 आयन का आपको करवाना है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये आपके सामने एक इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप है जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था। एक कंटेनर होता है जहाँ पे एक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, उसके अंदर दो रोड होती है, इलेक्ट्रोड होते हैं, वो उनको एक सर्किट से कनेक्टेड करते हैं बैटरी के साथ, वहां पे की लगी होती है, उससे लाइट ऑन करते हैं, सर्किट ऑन करते हैं, तो फाइनली करंट फ्लो होता है और फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेसेस स्टार्ट होती है। तो ये कुछ था। अब उसमें से जो मेन इन जनरल अगर अपन बात करें, मोटा मोटी बात करनी चाहिए, मतलब बाल की खाल ना निकाल के सीधा बोले कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको जो दो येलो कलर के दिख रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड। अब किस पे रिडक्शन हुआ था और किस पे ऑक्सीडेशन हुआ था, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसके बाद अपने 9th 10th में भी थोड़ा बहुत देखा होगा। तो गाइस आपको याद होगा कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो इस तरीके से एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। या मैं ऐसे बोलूं कि जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको मैं एनोड नाम देता हूं और जहां पे रिडक्शन होता है उसको मैं कैथोड नाम देता हूं। ये कुछ वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था।
अब उसी को मैं यहाँ पे यूज करना है, उसी नॉलेज को यूज करना है कि रिडक्शन होता कैसे, ऑक्सीडेशन होता कैसे। तो गाइज इसके लिए थोड़ा सा बार रिवाइज करते हैं छोटी क्लास वाली बातें। ऑक्सीडेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या था? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना। जैसे Zn +2 में जाता है तो हम बोलते हैं कि 0 से +2 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो ऑक्सीडेशन हुआ है। तो 0 से +2 में जाने का मतलब था कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और ऐसे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, हाइड्रोजन का हटना। तो इस तरीके से हमारी जो छोटी क्लास वाली बातें थी उसको हम यूज करेंगे और उन्हीं बातों को पकड़ते हुए यहाँ पे हम मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं रिएक्शंस एट एनोड। हमें ये पता है कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एनालिसिस किया था, वहां पे देखा था कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एनोड। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास टोटल 4 आयन है, RCO-, OH-, Na+ और H+। तो टोटल 4 आयन में से इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे? जिनमें पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज कौन कौन सी है? RCO- और OH-। अगर RCO- में से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके पास नेगेटिव चार्ज के एक पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बचेगा? RCOO बचेगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर OH- में से निकालोगे तो OH- बनेगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हमें ये समझना है कि इन दोनों में से मोर डोमिनेंसी में रिएक्शन कौन सी होगी। जो यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा वो रिएक्शन पहले होगी और उसी के होने के चांसेस है। दैट मीन्स कि उसी आयन का ऑक्सीडेशन होगा। तो गाइस आपको ये देखना है कि RCO-, ये जो आपके सामने RCO- बचा है और आपके सामने जो ये OH- बचा है, ये दोनों जो प्रोडक्ट बने इनमें से मोर स्टेबल कौन सा है? तो गाइस मोर स्टेबल इनमें से कौन सा होगा? बोलो फटाफट, शाबाश, RCO-, बिकॉज दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। O- है, डबल सिंगल डॉट रेजोनेंस कर रहा है। इसका मतलब अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो इसी रिएक्शन का फिर ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से OH- सॉल्यूशन में एज इट इज पड़ा रहेगा, उसका किसी भी तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हालांकि नेगेटिव चार्ज है फिर भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बिकॉज कि वो एक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो RCO- तो हो गया, बड़ी प्रोडक्ट तो है नहीं, तो इस RCO- से हमें क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे इसे बताओ। देखो, डॉट के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अब जैसे ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे कार्बन के पास 5 बॉन्ड होंगे, तो सिग्मा और पाई में से पाई तोड़ोगे, पर कोई फायदा नहीं है पाई तोड़ने से, वो रेजोनेंस हो जाएगा जैसे सोडा लाइम में हम लोगों ने किया था। मतलब कि हमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कार्बन कार्बन, अगेन कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट भी होगी। ठीक है, तो कार्बन कार्बन ने अपने बॉन्ड ब्रेक किया तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे एक डॉट बना और यहाँ पे एक डॉट बना, क्योंकि अगर ये डॉट है तो डॉट और डॉट दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो बस ये वाला डॉट यहाँ पे आ गया, ये डॉट यहाँ पे आ गया, फाइनली ये डॉट और ये डॉट दोनों मिलकर इन्होंने यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरीके से देखोगे कि अब आर पे क्या बच गया? डॉट, ये आपका बन गया इंटरमीडिएट, और साथ में CO2 यहाँ से रिलीज हो गया। गाइस यहाँ से CO2 रिलीज हो चुका है। अगर यहाँ से CO2 रिलीज हो चुका है मतलब कि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये भी। जैसे सोडा लाइम में CO2 रिलीज होता था उसको हमने डी कार्बोक्सिलेशन नाम दिया था, ऑल्सो नोन एज। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? CO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा भी था स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन बताई थी कि CO2 आपका रिलीज होता है और एनोड पर रिलीज होता है, सबसे बड़ी बात। अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे जो R- है गाइस, ऐसे बहुत सारे RCO- से बहुत सारे R- बनेंगे, तो 2 R- मिलकर आपस में क्या बना लेंगे? RR। इसका मतलब है कि RR और CO2 दोनों के दोनों आपके कहां पे बन रहे हैं? एनोड पे बन रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है RR, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल और CO2, सबका फॉर्मेशन एनोड पे हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तभी तो ऑक्सीडेशन हुआ था। अब देखो कैथोड पे क्या कांड करते हैं। तो कैथोड पे क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं वो जाएंगे भागे भागे कैथोड पे। कैथोड पे क्या पड़ा है? Na+ और H+ पड़ा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले कैथोड पे पड़े हैं, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर Na+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा, और अगर H+ ने एक्सेप्ट किया तो वहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बताओ कौन एक्सेप्ट करेगा और कौन नहीं करेगा? शाबाश, बोलो। तो गाइस आपको पता है कि Na+ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, कभी नहीं करता, क्योंकि मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते नहीं है। तो कौन करेगा फिर? H+ करेगा। अगर H+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? H- बनेगा। और ऐसे बहुत सारे H+ होंगे, बहुत सारे H- बनेंगे, तो 2 H- आपस में मिलकर H2 का फॉर्मेशन कर लेंगे इस तरीके से। और गाइस आपका जो H2 बना है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये बन रहा है आपके कैथोड पे।
तो जैसा कि हम इसमें लोगों ने स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शन में देखा था कि RR प्लस CO2 एनोड पे है और H2 कैथोड पे है, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन की मैकेनिज्म पूरी होती है। गॉट इट? बात समझ आ रही सबको? कर सकते हो। कहीं पे भी आपको ऐसा लगा कि टफ रिएक्शन है, नहीं समझ में आ रही, बहुत बड़ी भयंकर रिएक्शन है सर, ये तो बहुत बड़ा दानव है, राक्षस, हमसे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए, वो बेसिक फंडामेंटल आपको अगर पता चल गए तो आप बहुत इजीली इन रिएक्शंस को कवर कर सकते हो। हमने स्टार्टिंग देखो कहां से किया, 8th क्लास के केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट से किया, उन्हीं बातों को यूज करते करते पूरा कांड हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिएक्शन के। फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बना, फ्री रेडिकल बना। सिंपल है, याद कर लोगे आराम से। तो अगर कोई छोटा क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे ये चीज बहुत मैटर करेगी कि रिएक्शन से मैं पूछूंगा मेजर प्रोडक्ट बताओ, तो आप पहले वहां से इंटरमीडिएट बनाओगे, उसके बाद प्रोडक्ट बनाओगे। इंटरमीडिएट क्या होगा, फ्री रेडिकल। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइसिस में CO2 और H2 कहां पे बनता है, तो CO2 कहां बनता है, एनोड पे, H2 कहां बनता है, कैथोड पे। तीसरा क्वेश्चन गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन मीडियम विल बी एसिडिक और बेसिक। ये आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान रिएक्शन का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो गाइस इसके लिए आपको मैकेनिज्म के अंदर जाना पड़ेगा, आपको ये पता करना पड़ेगा कि एनोड पे OH माइनस का कुछ नहीं हुआ था, ऐसे कैसे पड़ा था, और कैथोड में भी Na प्लस का कुछ भी नहीं हुआ था और H प्लस उड़ रहा था। तो H प्लस तो लगातार सोल्यूशन से बाहर आ रहा था H2 बन के, अंदर OH माइनस बच गया और Na प्लस बच गया। तो Na प्लस और OH माइनस मतलब क्या बन गया, NaOH, यानी कि मीडियम क्या हो रहा है, बेसिक हो रहा है। तो मीडियम वहां पे बेसिक है, अगर मीडियम बेसिक है तो pH इंक्रीज होगा, POH डिक्रीज होगा। गॉट इट? तो वो क्वेश्चन में pH पूछ सकता है, POH पूछ सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वहां पे वो क्या पूछ रहा है, सिंपली वहां पे मीडियम बेसिक होगा, तो बेसिक के हिसाब से आप वहां पे आंसर कर देंगे। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर आपसे कोई बोले कि बेटा आपको कोलबे करवा के एनोड और कैथोड दोनों पे H2 गैस बनानी है, कैसे बनाओगे? और अगर H2 गैस बनानी है तो स्टार्टिंग में आप रिएक्टेंट वहां पे क्या लोगे, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट वहां पे क्या लोगे कि आपको कैथोड में भी H2 मिले और एनोड में भी H2 मिले? भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन है ये, तो फंस गए। हमने तो पढ़ा था कि एनोड पे CO2 निकलता है और कैथोड पे H2, ये बोल रहा है कि एनोड पे भी H2 निकालो और कैथोड पे भी H2 निकालो। अब क्या करें, पेन चलाना पड़ेगा, अब तो हथियार के बिना काम होगा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो कि मैंने वहां पे RCWH लिया था, ठीक है, तो RCWH से वहां पे RCO माइनस बन रहा था और H प्लस बन रहा था, तो H प्लस से तो वहां पे क्या हो रहा था, कैथोड पे H2 गैस बन रही थी। ये तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे भी निकालो, बट ये बोल रहा है कि यहां से क्या करो आप, H2 निकालो, है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये फाइनली बॉन्ड ब्रेक करते और वहां पे CO2 निकालते। तो CO2 और H2 तो निकल रहा है बट H2 नहीं आ रहा एनोड पे। लेकिन एक काम कर सकते हैं ना यार, यहाँ पे देखो ये R डॉट बना है, R डॉट और CO2 बनता था, मान लो कि R डॉट जो है वो H डॉट बन जाए, तो CO2 तो बनेगा, CO2 के साथ साथ अगर R डॉट की जगह अगर H डॉट हो, यानी कि R इक्वल टू H होगा, इस R इक्वल टू H का मतलब हो गया कि HCOO माइनस हो, राइट। तो HCOO माइनस अगर मैं लूं, यानी कि HCO माइनस का मतलब स्टार्टिंग में हमारा वो क्या होना चाहिए, वो थोड़ी देर बाद बताना, ठीक है। तो H डॉट, तो ऐसे आप क्या करोगे, H डॉट प्लस H डॉट बहुत सारे हो जाएंगे, अगर R इक्वल टू H हो गया तो आपकी रिएक्टेंट में, तो वहां से आपकी बन जाएगी H2 गैस। इसका मतलब है गाइज कि आपका स्टार्टिंग में जो एसिड होना चाहिए वो एक कार्बन का एसिड होना चाहिए, एक कार्बन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक कार्बन का एसिड होना चाहिए, और एक कार्बन का एसिड जो है वो क्या होगा, HCOH, फॉर्मिक एसिड। तो आप फॉर्मिक एसिड अगर यहाँ पे लेते हो तो आपको एनोड और कैथोड दोनों बेस्ट मिलेगा। गाइस सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब इस क्वेश्चन को पूछते हैं तो वहां पे हमें लगता है कि सिर्फ एनोड पे H3 बन रही है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज आ जाते हैं, है ना, कि यार बनना तो कैथोड पे तो हमेशा, एनोड पे तो हमेशा CO2 बनेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो CO2 निकलेगा। तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान क्या होता है, COO माइनस पे जाता है, और हम सोचते हैं कि देखो CO माइनस तो होगा ही होगा, तो कभी तो H2 तो निकलेगी नहीं, CO2 निकलेगा, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, ध्यान हटाते ही नहीं वहां से। तो कहते हैं ना कि नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे, तो उसी तरीके से वहां पे आपको CO माइनस से फोकस नहीं करना, आपको R की जगह H कर लेना है। तो CO2 तो निकलेगी निकलेगी, साथ में वहां पे H2 भी निकल जाएगी। हमें थोड़ी फर्क पड़ेगा कि वहां पे CO2 है, यानी हमें तो बस H2 चाहिए थी, H2 मिल रहा है, तो H2 आपके एनोड पे भी आ गया, H2 आपके कैथोड पे भी आ गया, और साथ में CO2 एनोड पे है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।